नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। मैं वीरेंद्र सोलंकी एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। अपनी जो MCQ टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें हम लोगों ने बल और गति का एक पार्ट कर लिया था। आज अपन इसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं और ये जो पार्ट है आज का कम से कम 35 क्वेश्चन है रे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। पूरी की पूरी थ्योरी जो आपकी है ना वो कवर हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। आराम से देखना, शांति से, ठीक है। स्किप मत करना, स्पीड भली बढ़ा लेना, ठीक है। तो चलते हैं अपन। सबसे पहले अपना जो सवाल है, पहला क्वेश्चन है रे अपना, देखो पहला क्वेश्चन है, बल क्या है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, विमाहीन राशि है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो एक बात बता दूं कि राशियां जो है ना वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सदिश और एक क्या होती है, अदिश। सदिश और अदिश, जिसमें दिशा के साथ परिमाण होता है, जिसमें दिशा के साथ परिमाण होता है और इसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है। परिमाण का मतलब क्या? 2, 3, 4, 5। अब एक बात बताओ, जो बल अपन किसी वस्तु पर लगाते हैं तो कोई ना कोई तो दिशा होगी। या तो वस्तु को इस दिशा में धक्का देंगे, या सामने से धक्का देंगे, या ऐसे, तो कोई निश्चित दिशा होगी। तो परिमाण भी है और दिशा भी है। तो वस्तु जो बल है वो कौन सी राशि है? सदिश। विमाहीन, विमा होती है, कल मैंने आपको डिस्कस किया था विमा क्या होती है, ठीक है ना। बल क्या होता है? F बराबर m में पढ़ा था अपन लोगों ने, ठीक है ना। इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या हो गया रे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अपने को सूत्र पता है, इसका मात्रक पता है, तो MLT लगा सकते हैं अपन। MLT, M मास कितना रे? देखो 1, लेंथ के ऊपर पावर कितनी है? 1, सेकंड के ऊपर पावर कितनी है? टाइम के ऊपर 2, वो भी नीचे, तो ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी। तो इसकी तो विमा है, तो ये विमाहीन नहीं है। ध्यान रखना, विमा का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस बल के कारण वस्तु गति करेगी रे? किस बल के कारण, दिख तो रहा है, किस बल के कारण वस्तु गति करेगी? तो देखो, संतुलित बल, असंतुलित बल, परिणामी बल, ठीक है। देखिए संतुलित बल का मतलब क्या होता है कि मान लो इस वस्तु पर इधर से 5 न्यूटन का लगाया, तो इधर से भी मान लो 5 न्यूटन का लगाया, तो ये एक दूसरे को संतुलन में कर देंगे ना, तो वस्तु गति करेगी क्या? नहीं करेगी। मान लो इधर से 5 का है, इधर से 10 न्यूटन का है, तो वस्तु किधर गति करेगी? अधिक बल की दिशा में गति करेगी, तो इधर गति करेगी। तो ये संतुलित थोड़ी है, ये क्या है? असंतुलित है। तो किस बल की वजह से? असंतुलित बल की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है अपना, बल के कारण वस्तु में उत्पन्न होता है मंदन, त्वरण, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगर आप किसी वस्तु पर लगातार फोर्स लगा रहे हो गति की दिशा में, किसकी दिशा में? गति की दिशा में। अगर आप किसी भी वस्तु पर लगातार बल लगाते हो गति की दिशा में, तो उसकी गति बढ़ेगी, घटेगी रे? बढ़ेगी ना, यानी लगातार इंक्रीज होती जाएगी। तो वो चीज क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। और अगर मान लो आप बल लगाते हो गति की विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में, कैसी दिशा में? विपरीत दिशा में। गति की विपरीत दिशा में जब बल लगेगा तो क्या होगा? गति कम होगी ना। उस अवस्था को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। यानी क्या उत्पन्न होता है बल के कारण? त्वरण और मंदन दोनों उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का मात्रक है रे। देखिए अच्छा सवाल है, बनाया हुआ है वैसे तो। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है MKS पद्धति के अंदर, डाइन है CGS पद्धति के अंदर, या पाउंडल है FPS पद्धति के अंदर। पद्धति आपको पता है, ठीक है। MKS, CGS और FPS, ठीक है ना। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, या चारों। तो ध्यान रखना, चारों के चारों बल के मात्रक है। इनकी पद्धतियां भी ध्यान रखना, सीधा पूछ लेगा। FPS पद्धति में बल का मात्रक होता है तो पाउंडल, ठीक है। MKS में न्यूटन, CGS में डाइन, ठीक है। ये थ्योरी कंप्लीट करने के लिए एक सा क्वेश्चन बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए निम्न में से सत्य कथन है 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है, याद करना है।
1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। 1 पाउंडल बराबर 138.25.7 डाइन होता है, याद करना है। 1 पाउंडल बराबर 138.25.7, 138.25.7, 138.25.7, 138.25.7 क्या है? डाइन है। और 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन। F बराबर अगर अपन कहें तो mg होता है, ठीक है। अगर इसका मान 1 किलोग्राम में रख दूं तो g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका मान क्या होता है? 9.8। तो F बराबर 1 इंटू 9.8 बराबर क्या आ गया रे? 9.8 न्यूटन आया कि नहीं आया रे? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब कितना? 9.8 न्यूटन। यानी 1 किलोग्राम पे ये बल कितना लग रहा है? 9.8 न्यूटन लग रहा है। समझ में आ गई चीज? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाला बल होगा। 1 किलोग्राम की वस्तु में कितने किलोग्राम? 1 किलोग्राम। त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना बल भी कितना होता है? 1 न्यूटन। 1 किलोग्राम की वस्तु में त्वरण कितना उत्पन्न होगा? 1 मीटर प्रति सेकंड। तो वो उस बल का मान कितना होगा? 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन की परिभाषा है। ये जो लिखी हुई है लाइन, ये 1 न्यूटन बल की क्या है? परिभाषा है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा? 1 न्यूटन। क्या होगा? 1 न्यूटन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अच्छा सवाल है रे, थोड़ा हटके है क्वेश्चन, है ना। अपन इसको करते हैं। देखो ये कह रहा है कि दो बल क्रमशः, ये कह रहा है F1 बराबर 3 न्यूटन और F2 बराबर 4 न्यूटन, जिनके मध्य कोण थीटा दे रखा है रे 60 डिग्री, तो उनका परिणामी बल होगा। ये कह रहा है परिणामी बल Fr होगा रे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। क्या होगा? cos थीटा। परिणामी बल का सूत्र है Fr, F रिजल्टेंट का स्क्वायर, सॉरी Fr बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। करो रे स्क्वायर, 3 का 9, 16, 2 F1 F2 4 3 12, 4 3 12 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, देखिए ये कितना हो गया भाई? 25 प्लस ये गया 6 दूनी 12। कुछ गलत लिख दिया क्या? 2F1 F2 3 और 4 12। ठीक है, 12 2 बार 6 दूनी 12, 25 और 12, 25 और 12 कितने होते रहे? 25 और 10 35, 35 और 2 37। ठीक है, तो 37। अगर 36 होता तो 6 आ जाता, ऑप्शन है ही नहीं रहे। ऑप्शन खोटा लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, तो ध्यान रखना होता कैसे है। कितना होगा यहां लिख देते हैं, √37 न्यूटन। समझ में आ गई? करना कैसे है वो देख लेना आप लोग, इस प्रकार से करना अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, चलो आगे। निम्न में से त्रिज्या बल का उदाहरण है रे। कौन सा बल कह रहा है? ये त्रिज्या बल कह रहा है। कौन सा बल? निम्न में से त्रिज्या बल का उदाहरण है। एक बात ध्यान रखना, ये त्रिज्या बल जो है ना वो और कोई नहीं रे, अभिकेंद्रीय बल को ही त्रिज्या बल कहते हैं। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल को ही क्या कहते हैं? त्रिज्या बल कहते हैं। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार गति करती है तो इसके केंद्र की ओर जो खींचने वाला बल होता है ना, वस्तु को केंद्र की ओर धकेलने वाला जो बल होता है, वो कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल। इसी को अपन क्या कहते हैं? त्रिज्या बल कहते हैं। क्या कहते हैं रे? त्रिज्या बल कहते हैं।
क्या कहते हैं? त्रिज्या बल कहते हैं। ठीक है, तो ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण बिल्कुल है, अभिकेंद्रीय बल। और गाड़ी को धक्का लगाना नहीं, वृत्ताकार नहीं है। गाड़ी में ब्रेक लगाना वृत्ताकार नहीं है। इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार गति, यह भी सही है और यह भी सही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है ना, सवाल तो कैसे भी घुमा के दे सकता है कॉन्सेप्ट। और एक चीज ध्यान रखना है, एक बल और होता है अपकेंद्रीय बल। क्या होता है? अपकेंद्रीय बल। ध्यान रखना, ये दोनों बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगते हैं, लेकिन इनका परिमाण समान होता है। एक बात समझना, अगर खाली अभिकेंद्रीय बल होता, ठीक है, तो वस्तु केंद्र में आकर नहीं गिर जाती है, और खाली अपकेंद्रीय बल होता तो वस्तु इस रास्ते को छोड़ के बाहर नहीं चली जाती। अपने ग्रहों की गति का उदाहरण ले लो, अगर सूर्य के द्वारा सिर्फ अभिकेंद्रीय बल लगता तो जितने भी ग्रह सब सूर्य में चले जाते हैं, और सिर्फ अपकेंद्रीय लगता तो कोई भी ग्रह अपनी कक्षा में नहीं रहता, लेकिन सब के सब निश्चित कक्षा में है। तो दोनों का मान क्या होता है? इक्वल होते कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, सेम एज क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है उस प्रकार से ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान होता है 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा किलोग्राम स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये सीधा सा मान याद रखना है। g का मान कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा किलोग्राम स्क्वायर। समझ में आ गई चीज? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है? ये रहा। ठीक है, इसको तो ये कर लो, MTR का मतलब मुझे तो रटो। समझ में आ गई चीज? कटी कटी रटना भी बड़ी भाई, समझ में आ गया ना? जो फैक्ट है वो आपको रटने ही पड़ेंगे। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ये भी अच्छा सवाल है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है रे? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0। ध्यान रखना, कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 होता है। नंबर 11, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है रे? ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ध्यान रखना, सर्वाधिक। क्या होता है? सर्वाधिक। क्या होता है? सर्वाधिक। याद रखना, ध्रुवों पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे एकदम डायरेक्ट। ठीक है नॉर्मल, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। ऑप्शन ऐसे 0, सर्वाधिक, सबसे कम, किसको करें? सभी लग रहे हैं। ठीक है ना? तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? सर्वाधिक। क्या होता है? सर्वाधिक। भाई सीधी सी बात है, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ध्रुवों पर यानी ध्रुवीय त्रिज्या का मान क्या होता है? कम होता है, तो G बढ़ेगा। भूमध्य रेखा पर पूछ ले तो बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए 0 के बराबर आ जाता है। समझ में आ गई चीज? केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो रे, ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 किलो है तो चंद्रमा पर भार, ध्यान रखना, ध्यान रखना, चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 इंटू पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार, या चंद्रमा पर G बराबर 1, G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, 1/6 इंटू पृथ्वी पर G, पृथ्वी पर G गुरुत्वीय त्वरण। देखो रे, चंद्रमा पर भार निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/6, पृथ्वी पर भार कितना है? 60, कितना आ गया रे? 10 किलो। कितना आ गया? 10 किलो। नंबर 13, यह कह रहा है स्थिर विद्युत बल के लिए सत्य कथन है। थ्योरी पोर्शन से बनाया हुआ है, थ्योरी क्लियर करने के लिए। देखो, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल का मतलब रे आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल स्थिर विद्युत। आवेश कितने प्रकार के होते रे? एक तो धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। अगर प्लस और माइनस के बीच में लगेगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा ना। प्लस और माइनस के बीच में लगेगा तो क्या होगा? आकर्षण। और यही अगर प्लस और प्लस के बीच में लगता है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा।
क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, तो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षी, बिल्कुल। विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षी, बिल्कुल। स्थिर विद्युत आवेश जो बल होता है, स्थिर विद्युत बल, उसका फॉर्मूला देखो रे, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद रखना है फॉर्मूला, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहला आवेश, दूसरा आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। उसके बाद ये इसको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, K का मान जो होता है वो 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। C स्क्वायर क्या है? कूलाम स्क्वायर। कितना मान है? 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। देखो होता क्या है कि ये चीज तो सेम देते रहे, यहां पर गड़बड़ कर देते हैं, कभी इसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, कभी क्या करते हैं, इन दोनों पे नहीं लिख के इस पे लिख देते हैं। तो इसको ध्यान रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और ये कह रहे सब के सब, बिल्कुल सबके सब। तो ये आपको क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है, याद करना है। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 14, बल आघूर्ण के लिए सत्य कथन है। यह भी आपकी थ्योरी क्लियर करने के लिए। वस्तु में घूर्णन गति के लिए उत्तरदायी, एकदम सही। बल आघूर्ण को अपन किससे निरूपित करते हैं? टॉर्क से। इसको क्या कहते हैं? टॉर्क, टॉर्क। ठीक है, घूर्णन अक्ष पर कार्यरत, यानी अगर कोई वस्तु में घूर्णन गति हो रही है तो इसके घूर्णन अक्ष के परित होगी। जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी अपने अक्ष के परित घूमती है, घूमती है कि नहीं घूमती है? तो घूर्णन गति भी करती है और परिभ्रमण गति भी करती है। अक्ष पे भी घूमती है, ऐसे ऐसे भी घूमती है सूर्य के चारों ओर। तो जिस अक्ष पे घूमती है उसको क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष। टॉर्क का फॉर्मूला था टॉर्क बराबर F इंटू L। F तो क्या है? लगा हुआ बल, और L क्या है रे? इस घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ध्यान रखना कैसी दूरी? लंबवत दूरी। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। टॉर्क बराबर F इंटू L। ठीक है, अब सीधा ही पूछ ले कि बताओ लंबाई बढ़ने पर टॉर्क बढ़ेगा घटेगा? तो बिल्कुल, लंबाई बढ़ेगी तो टॉर्क भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो टॉर्क भी घटेगा। ध्यान रखना, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? चारों, चारों के चारों। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ये देखो आ गया। बल आघूर्ण अक्ष से दूरी बढ़ने पर, बिल्कुल अक्ष से दूरी बढ़ने पर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा रे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। दूरी बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पर घटेगा। ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, उसके बाद में देखिए 16वां, सर्वाधिक शक्तिशाली बल कौन सा है? सर्वाधिक शक्तिशाली और साथ ही साथ सबसे दुर्बल, सबसे दुर्बल। तो देखिए सर्वाधिक शक्तिशाली जो बल होता है वो बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल। कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल। और दुर्बल जो होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ये दुर्बल है। समझ में आ गई चीज? सबसे प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल गुरुत्वाकर्षण बल। प्रबल नाभिक, दुर्बल गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है एक 6 किलोग्राम का पिंड घर्षण रहित सतह पर, इस बिंदु को ध्यान रखना है, घर्षण रहित सतह पर, जिसपे घर्षण है ही नहीं, यानी बिल्कुल शून्य घर्षण है। तो एक बात बताओ, अगर किसी वस्तु को फेंक दे और उस पर बिल्कुल घर्षण नहीं है तो वो वस्तु क्या रुकेगी? क्या कब रुकती है रे वस्तु? जब उसकी सतह और वस्तु की सतह के बीच में, फर्श और वस्तु की सतह के बीच में घर्षण लगता है। घर्षण बल सदैव गति की विपरीत दिशा में लगता है। अगर घर्षण है ही नहीं तो वस्तु रुकेगी क्या? कभी नहीं रुकेगी, उसी चाल से गति करेगी। तो देखो, घर्षण रहित सतह पर 3 मीटर प्रति सेकंड की समान चाल से गति करता है। इसी चाल को नियत रखने में आवश्यक बल है। एक बात बताओ, जब वो रुकेगी नहीं, समान चाल से चलती रहेगी, ठीक है, तो एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा क्या? नहीं लगाना पड़ेगा। तो कितना होगा रे? शून्य होगा। फालतू का सूत्र उतर कुछ नहीं लगाना है। समझ में आ गई चीज? कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ दिमाग लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18,
देखो ये कह रहा है 5 किलोग्राम की वस्तु में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो सीधा F बराबर m a, ठीक है। तो F बराबर 5 इंटू 10 कितना हो गया रे 50 न्यूटन। 50 न्यूटन कहां है रे, एक ये रहा, इसको काट दो। फिर ये कह रहा है बल को दुगना कर दा, ये 50 था कितना कर दिया रे 100 न्यूटन कर दिया। तो कह रहा है कि त्वरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। F बराबर m a, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया रे 5 इंटू a, तो a बराबर कितना हो जाएगा रे 20। कहां है F 50 a 20, ये रहा, सिंपल है, ठीक है। चलिए 5 न्यूटन का बल द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल m1 को, F बराबर ma होता है, F बराबर ma, तो 5 न्यूटन का बल किसको m1 को, त्वरण कितना रे 10, तो यहां से m1 कितना आ गया रे 0.5 आ गया 0.5। फिर ये कह रहा है कि m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड, बल कितना रे 5 ही है। m2 को त्वरण कितना कह रहा है 20, तो m2 कितना आ गया रे यहां से 5/2 यानी 2.5 रही, ठीक है। 5/2 क्या है 0.25, ठीक है ना, यानी 5 के अंदर 20 का भाग देंगे अपन, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा अगर 2.5 का भाग 2 का भाग देते हैं तो होता है 2.5, 1 0 इधर आ जाएगा तो 2.25, ठीक है 0.25। अब ये कह रहा है दोनों द्रव्यमानों को मिला दो, तो मिला दो m1 प्लस m2 कितना रे 0.5 प्लस 0.25, ठीक है। दोनों मिलके कितने होते भाई 0.75, ठीक है। ये आ गया m1 m2। अब ये कहता है कि अब त्वरण का मान कितना होगा, तो फिर से वही फॉर्मूला F बराबर ma, ठीक है। m इस बार कितना है ये रहा है, ठीक है। और बल कितने है रे, बल कितना है 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन बराबर 0.75 इंटू a। यहां से आप a का मान आराम से निकाल सकते हो। समझ में आई कि नहीं आई चीज, ठीक है ना। यहां से आप a का मान मतलब जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा आपने को करते जाना है, ठीक है ना। तो जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो उत्तर आएगा 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये आंकड़े वगैरह बदल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति को याद रखना, ठीक है। अब देखो नंबर 20, दिख रहा है, इसको थोड़ा इधर ले आओ। अब देखो, हाँ साहब ये कह रहा है 20 ग्राम की गेंद का वेग समय आरेख दिया हुआ है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा लगाया गया घर्षण बल क्या होगा रे। बल क्या होता है सीधा का सीधा F बराबर ma। अपने को m कितना दिया हुआ है रे 20 ग्राम। अपने को बल ज्ञात करना है। बल का मात्रक क्या होता है किलोग्राम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको किलोग्राम में चेंज करो आप लोग, किलोग्राम में चेंज करोगे किसका भाग दोगे रे 1000 का, तो m कितना आ जाएगा रे अपने पास 0.2 किलोग्राम आ गया। अब a है क्या अपने पास, a नहीं है ना, तो a ज्ञात करने के लिए अपने को गति की जो समीकरण है ना पहली समीकरण, ठीक है, वो लगानी पड़ेगी। देखो v बराबर u प्लस at। अब देखो रे ये तो है v, ये है t। अब देखो रे यहां से लुढ़क रही है और यहां पे आके रुकेगी, तो प्रारंभिक वेग ये है और अंतिम वेग ये है। ध्यान रखना यहां से शुरू हो रही है गति, तो प्रारंभिक वेग u 10 है, सॉरी 20, और v कितना है 0, तो 0 बराबर 20 प्लस a, और टाइम कितना दिया हुआ है
10। तो यहां से ए का मान कितना आ जाएगा रे? ए का मान आ जाएगा रे -0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए का मान आ गया। अब अपने को दोनों ही चाहिए थे, एक m चाहिए था, एक a चाहिए था। तो ये लो F बराबर m कितना है भाई? m कितना है? 0.02 इंटू -0.2, कितने दशमलव आ गए रे? 3 आ गए ना। तो 0.00 और साथ में क्या है? माइनस, क्या है? -0.004, -0.004, ठीक है, न्यूटन। ध्यान रखना, आ गया उत्तर, ठीक है। फिर कह रहा हूं आंकड़े चेंज हो सकते हैं, सवाल की प्रकृति कैसी है उसको आपको समझना है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन। उसके बाद में आ गया रे 21। ये कह रहा अवरोधन दूरी क्या है? अवरोधन दूरी क्या होती है? अवरोधन दूरी वो होती है ब्रेक लगाने के बाद में जो थोड़ी विरामावस्था से पहले ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकेगी, तो वहां से लेके रुकने तक जितनी दूरी गाड़ी ट्रेवल करती है वो क्या होती है रे? अवरोधन दूरी, ठीक है। ब्रेक लगाने से पहले, ब्रेक लगाने के बाद विरामावस्था तक, ये भी ध्यान रखना रे, किस तक? विरामावस्था तक, विरामावस्था तक तय दूरी, यानी जब गाड़ी रुकती है, इसको अपन क्या कहते हैं? अवरोधन दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोधन दूरी कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विषम अंक संबंधित नियम किसने दिया था रे? है डंगरा सवाल, ठीक है, लग रहे हैं। अगर अच्छा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर करने में आप कसर मत छोड़ना। मैं कसर नहीं छोड़ रहा हूं, आप लोग भी कसर मत छोड़ना, ठीक है। विषम अंक संबंधित नियम किसने दिया रे? न्यूटन ने दिया, गैलीलियो ने दिया, केपलर ने दिया, वाटसन ने। न्यूटन ने गति के नियम दिए, ग्रह, केपलर ने ग्रहों की गति, गैलीलियो ने दिया था एक तो सबसे पहले जड़त्व का नियम, और इसके साथ साथ गैलीलियो ने ही विषम अंक का नियम दिया था रे। किसका? विषम अंक नियम, विषम अंक नियम। ये भाई साहब कहते हैं कि अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करती है, तो उनकी दूरियों का जो अनुपात है वो उसी अनुपात में होगा जैसे कि एक से शुरू होकर जो विषम अंक होते हैं ना, उनके बीच में कितने का गैप है? 2 का। कितने का है? 2 का। कितने का है? 2 का। ये भी उदाहरण किसका है? समान समय अंतराल में समान दूरी। तो इन्होंने इसको विषम अंक से जोड़ दिया, 1, 3, 5, 7। समझ में आ गई चीज? एक से शुरू होकर। तो ये नियम किसका था? विषम अंक का। दिया किसने? गैलीलियो ने। किसने दिया? गैलीलियो ने। 23 देखो, अब देखो ये कह रहा है जब पिंड की आवृत्ति का मान अधिक हो जाए, आवृत्ति का मान अधिक हो जाए, ये कह रहा है एफ। अगर आवृत्ति को अपन एफ से भी लिखते हैं और म्यू से भी लिखते हैं, इसका मान अगर बढ़ जाए तो वह गति करेगा दोलन गति, कंपन गति। देखिए नॉर्मली गति कैसी होती है? दोलन ही होती है। नॉर्मली गति कैसी होती है? दोलन। ये इधर गया थोड़ा सा इधर आया, ठीक है। यानी मूल स्थिति के सापेक्ष या मूल स्थिति के इर्द गिर्द गति करना, वापस उसी रेंज में, वो क्या होती है? दोलन गति होती है। क्या होती है? दोलन गति होती है। अब अगर आवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो दोलन बहुत स्पीड से होंगे, और जब बहुत स्पीड से होंगे तब अपन क्या कहेंगे? ये वस्तु कंपन कर रही है। क्या कर रही है? कंपन कर रही है। तो कौन सी गति करेगी? कंपन गति करेगी। ध्यान रखना, है तो दोलन ही, लेकिन अगर आवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे क्या अपन लोग? कंपन गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपन गति। ये कह रहा है प्रत्यानयन बल के लिए सत्य कथन है। ये एक और फैक्ट आ गया आपके सामने। वस्तु को प्रारंभिक स्थिति में लाता है। प्रत्यानयन बल क्या करता है? वस्तु को अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाता है। जैसे अपने स्प्रिंग को दबाया, ठीक है, तो जब अपन स्प्रिंग, उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई। जब स्प्रिंग को छोड़ते हैं
तब उसमें प्रत्यानयन बल लगता है और स्प्रिंग वापस फैल जाती है। अब स्प्रिंग अपनी मूल अवस्था में आई कि नहीं आई, तो प्रत्यानयन बल क्या करता है, वस्तु को प्रारंभिक स्थिति में लाता है। समझ में आ गई। यह विस्थापन की विपरीत दिशा में, भाई सीधी सी बात है, मैंने स्प्रिंग को ऐसे दबाया, स्प्रिंग का विस्थापन ऐसे हुआ, लेकिन जैसे ही प्रत्यानयन बल लगेगा तो स्प्रिंग वापस ऐसे फैलेगी, तो विस्थापन की विपरीत दिशा में लगता है। F बराबर होता है माइनस का kx। ये माइनस क्या प्रदर्शित करता है रे, दिशा, प्रत्यानयन बल की दिशा। ये x क्या है, विस्थापन है, क्या है, विस्थापन, और ये गुणांक, ठीक है। तो चारों के चारों, ठीक है। शेयर करते रहना रे, कंटेंट खतरनाक से खतरनाक। आप लोग सोच रहे होंगे मार साहब के भाई रोज 3 वीडियो 2 वीडियो में बोल दिया, जोर जोर से डाल रहे रोज के 2 ही, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है ना। आप चिंता मत करो, कोशिश मेरी पूरी है, ठीक है ना, और कंटेंट बेहतर से बेहतर दूंगा, इसलिए टाइम लगता है, ठीक है। ये पीडीएफ भी, ये भी देखो हाथ से लिखे हुए, 3 बज जावे रात री, 3, सवा 3, 3:30, ठीक है ना। तो मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपका सपोर्ट ही हमें ये करने पर उत्साहित करता है। तो सपोर्ट बना के रखना रे, और दबा के शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है ना। कंटेंट दमदार दूंगा, याद रखोगे, ठीक है। चलिए 24 के बाद मेरे 25 प्रक्षेपीय गति, देखो सीधे सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन है ना। प्रक्षेपीय गति में वस्तु को अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेपीय गति में वस्तु को अधिकतम ऊंचाई पर फेंकने के लिए आवश्यक कोण है। ध्यान रखना, सीधा का सीधा 90 डिग्री। प्रक्षेपीय गति में वस्तु को अधिकतम ऊंचाई पर फेंकने में आवश्यक कोण कितना होता है रे, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। ध्यान रखना इस चीज को, कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट हो, चलिए उसके बाद में देखो रे 26 प्रक्षेपीय गति में वस्तु को अधिकतम दूरी पर, अधिकतम ऊंचाई है तो कितना है रे, 90 डिग्री। H मैक्सिमम, प्रक्षेपीय गति में H मैक्सिमम है तो 90 डिग्री, और H अगर डिस्टेंस मैक्सिमम है, डिस्टेंस मैक्सिमम है तो कोण कितना होना चाहिए रे, तो कोण होना चाहिए 45 डिग्री। कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। वो प्रक्षेपीय के 2-4 फॉर्मूले है ना, वो तुम लोग थोड़ा सा देख लेना, गणित के अंदर है ना अपने प्रक्षेपीय गति, ठीक है। उसके अंदर अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम परास है, ठीक है। तो ये तुम लोग देख लेना, काम आ जाएंगे। मतलब पूछने में नहीं पूछे, थोड़ा अलग किस्म के स्टैंडर्ड लेवल के हैं, लेकिन फॉर्मूला याद रखना ताकि थोड़ा ध्यान में रहे, ठीक है। 26 के बाद में 27 विस्थापन के लिए सत्य कथन है। यह शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं किसी वृत्ताकार खेत के यहां से शुरू हुआ और मैंने यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो मैंने दूरी कितनी तय करी रे, 2πr, परिधि के बराबर। लेकिन मैं वापस अपनी मूल स्थिति पे आ गया ना, तो विस्थापन 0 हो गया, तो हो सकता है 0, ठीक है। चेंज करा रे, कैसे दे देगी, इसका मान दूरी से अधिक होता, हो ही नहीं सकता। विस्थापन का मान दूरी से अधिक, ठीक है। इसका मान दूरी से कम या बराबर होता है, बिल्कुल सही है। विस्थापन, ये अपन एक शायद कल किया भी था, विस्थापन इस प्रकार से ऑप्शन थे रे, है ना। विस्थापन लेस देन इक्वल्स टू दूरी, ध्यान रखना। ठीक है। 27 के बाद 28 एक कार तथा ट्रक नियत संवेग से गतिशील है, तो किसका वेग अधिक होता है, P बराबर एम वी इधर लिखा हुआ है मैंने। ये जो संवेग का सूत्र है P बराबर एम वी, गति का दूसरा नियम जिसके अंदर P बराबर एम वी और F बराबर एम में दोनों सूत्र अपने को पता चलते हैं। तो ये देखो, ये कह रहा है एक संवेग है, नियत है, ये कांस्टेंट है। संवेग क्या है, कांस्टेंट संवेग है। संवेग क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो किस पे फर्क पड़ेगा रे, तो वेग अधिक किसका होगा, ठीक है, ट्रक का होगा कि कार का होगा। तो देखो रे, संवेग ये स्थिरांक हो गया, इसको K लिख दूं बराबर mv लिख दूं, या स्थिरांक 1 लिख दूं, बली
भाई अगर कांस्टेंट है तो मैंने 1 लिख दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। अब इस m को इधर लाओ तो m बराबर 1/v। अब ये स्थिरांक है 1, इसकी जगह मैंने प्रोपोर्शनल लगा दिया। तो देखो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका वेग कम, और जिसका द्रव्यमान कम उसका वेग ज्यादा। पूछा कह रहे किसका वेग अधिक होगा, तो द्रव्यमान किसका कम है, कार का, ट्रक का? कार का है। तो सिंपल भाई, नॉर्मली आप लोग बता सकते हो कि कार हल्ली स्पीड पे, लेकिन लॉजिक ध्यान रखना, कैसे भी पूछ सकता है घुमा फिरा के, ठीक है। 28 के बाद 29 ऐसे मत के भाई मां सब क्या कड़ा सवाल है, लॉजिक समझाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन कैसी बात करेंगे, लॉजिकली। कैसी? लॉजिकली। हाँ सा, एक गेंदबाज 100 ग्राम की गेंद को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बल्लेबाज की ओर फेंकता है तथा बल्लेबाज पुनः इसी वेग से गेंद को लौटाता है, तो गेंद का संवेग परिवर्तन क्या होगा रे? घटना के पहले का संवेग, घटना के बाद का संवेग, सब पूरा संवेग क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। एक बात ध्यान रखना, संवेग में परिवर्तन अगर इस प्रकार से होता है कि घटना इस प्रकार से हो रही है, ऐसे भी हो रही है, ऐसे भी हो रही है, ठीक है, तो ये mv, ये -mv, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संवेग सुरक्षित रहता है ना, mv बराबर -mv, पहले का संवेग बाद का संवेग बराबर। अब ये इधर हो रहा है, ये इधर हो रहा है, तो ऑब्वियसली -mv आएगा। इसको इधर लिया, क्या आ गया रे? 2mv। तो p का मान कितना आ गया? 2mv। p का मान कितना आ गया? 2mv। यही पूछा है, यही तो पूछा है कि संवेग परिवर्तन कितना होगा। पहले mv था, फिर mv हुआ, ठीक है। अब इसको परिवर्तित टोटल ज्ञात करना है ना, कितना हुआ, कितना चेंज हुआ, परिवर्तन का मतलब कितना चेंज हुआ। इसको इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो p बराबर कितना हो गया रे? 2mv। करो कैलकुलेशन। 2 × 100, इसको भाग दे दो रे 1000 से, किलो में बदलना है, इंटू 36 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड 5/18। समझ में आया ना? भले आप लोग वैसे बदलना चाहो तो बदल लो, नहीं तो सीधा अगर 5/18 से अपन गुणा करते हैं तो ये किस में आ जाएगा रे? मीटर प्रति सेकंड में। करो कैलकुलेशन। ये 2 18 दूना 36, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 कितना आया रे? 2 कितना आया? 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कटा है रे। और बात समझ में आई कि नहीं आई? करना कैसे है? संवेग में परिवर्तन इस प्रकार से, ध्यान रखना। लॉजिक समझ में आया ना? पूछ सके भाई कि भरोसा नहीं है, दिनेश बोल रहा हूं। मैंने बोला था ना आपको, क्लास शुरू होने से पहले आप इस क्लास को देखने बाद आप कहोगे वाह आनंद आ गया, ठीक है। आनंद आना चाहिए पढ़ने में। देखिए 30वां, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बिल्कुल धड़कता है, इतना ही धड़कता है सबका कि कम है? तो हृदय की आवर्तितता, और एक बात बताओ रे, ये कह रहा है 1 मिनट का मतलब कितना हो गया? 60 सेकंड। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। तो 1 सेकंड में कितनी बार धड़केगा रे? 72/60 बार 6 के 72 बार पढ़िया 60, 6/5 बार। ये 6/5 कितना क्या हो गया? इसकी आवृत्ति नहीं होगी क्या? आवृत्ति क्या होती है? प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति होती है। तो 1 सेकंड में इतनी बार धड़कता है, ये क्या हो गया? आवृत्ति, ठीक है। फिर ये कह रहा आवर्तकाल। तो भाई जो आवर्तकाल होता है ना, वो आवृत्ति का उल्टा होता है, 5/6। अब इसको करो कन्वर्ट, 6/5 और 5/6 कर लोगे, ठीक है। करूं, देखो भाग दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1.2 हर्ट्ज का ठहरे, 1.2 हर्ट्ज, एक में ही जाए वाला, ये मेहनत करो भाई। 31, देखो लोलक घड़ी तीव्र चलती है, यानी कब चलती है रे? जब सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में, सभी मौसम में समान। देखो होता क्या है कि जो अपने लोलक घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना, सर्दियों के अंदर आपको पता है हर वस्तु थोड़ी सी सिकुड़ती है,
अपन आडा में हंद आएगी, दरवाजों में मतलब मुश्किल से खुलते वगैरह, कम होते। तो सर्दियों के अंदर ताप कम होने की वजह से थोड़ा सा उसकी लेंथ में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो जब लेंथ में कमी आ जाएगी, अपन ने पढ़ा था ना रे कि लेंथ में कमी आती है ना, तो उसका आवर्तकाल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। लेंथ में कमी आती है तो आवर्तकाल कम हो जाता है, आवर्तकाल कम होगा तो तेज 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 घूमेगी। तो कब होता है, सर्दी के अंदर। कब होता है, सर्दी के अंदर। कारण पूछ ले तो प्रभावी लंबाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से आवर्तकाल कम हो जाता है। क्या कम हो जाती है, प्रभावी लंबाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से आवर्तकाल कम हो जाता है। अब आवर्तकाल कम होगा तो दोलन जल्दी जल्दी होंगे, जल्दी जल्दी होंगे तो तेज चलेगी, ठीक है। निम्न में से सत्य कथन है, देखो, वेग समय ग्राफ द्वारा आरोपित क्षेत्र दूरी को व्यक्त करता है। वेग समय ग्राफ, आरोपित क्षेत्र का मतलब है ये वाला। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, दूरी आएगी, बिल्कुल आएगी रे। वेग समय या चाल समय, तो चाल बराबर क्या होता रे, दूरी बटा समय, ठीक है। और दूरी कितनी आ जाएगी, चाल इंटू समय। दूरी कितनी आ जाएगी, चाल इंटू समय। तो किसको निरूपित करेगा, दूरी को निरूपित करेगा। फिर ये कह रहा है वर्ताकार गति करती वस्तु पर त्वरण उसकी गति की दिशा के लंबवत लगता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा के सीधा। अगर कोई वस्तु वर्ताकार गति करती है तो वस्तु पर त्वरण उसकी गति की दिशा के कैसा लगेगा, लंबवत लगेगा। ध्यान रखना, वर्ताकार गति के अंदर त्वरण जो है वो गति की दिशा के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। दोनों कथन असत्य, दोनों कथन सत्य, दोनों सत्य है, दोनों के दोनों सत्य है, ठीक है। उसके बाद जड़त्व किसका माप है, गति का, द्रव्यमान का, त्वरण का, चाल का। ध्यान रखना, जड़त्व किसका माप है रे, द्रव्यमान का। या ऐसा पूछ ले, द्रव्यमान किसका माप है, तो जड़त्व का। मतलब जितना द्रव्यमान ज्यादा उतना जड़त्व ज्यादा। जड़त्व का मतलब जड़ जमान बैठ गो। आप एक तो मान लो 10 किलो की वस्तु उसको सरका सकते हो, एक 50 की थोड़ा सा और बल, 100 किलो की है शायद लगेगा ही नहीं, और मान लो 500 किलो की वस्तु तो आप उसको सरका सकते हो क्या, नहीं। तो जितना ज्यादा द्रव्यमान उतनी ज्यादा जड़ है, उतनी ही ज्यादा जड़, ठीक है। यानी जड़त्व अधिक। किसका माप है, द्रव्यमान का। यह सवाल अच्छा है, देखो। निम्न चित्र से चाल का मान ज्ञात करो। यह कह रहा है निम्न चित्र से चाल का मान ज्ञात करो। देखो, ये रहा चित्र है, दूरी समय ग्राफ दे रखा है आप लोगों को, और एंगल 60 डिग्री दे रखा है। एक बात ध्यान रखना रे, अगर अपन कहें कि दूरी समय वक्र की ढाल या प्रवणता चाल को निरूपित करती है, किसको, चाल को निरूपित करती है। ये सेंटेंस आपको सीधा देखकर भी पूछ सकता है ना कि समय, दूरी समय वक्र की ढाल किसको निरूपित करती है, चाल, वेग, त्वरण या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, दूरी समय वक्र की ढाल, ढाल का मतलब होता है m, और उसका मान होता है tan थीटा। क्या मान होता है, tan थीटा। m का मान कितना होता है, tan थीटा। ये कितना कह रहा है, 60। tan 60 का मान कितना हो रहा है, √3, यानी m बराबर कितना हो गया रे, tan 60, यानी m बराबर कितना हो गया, √3। अब ये m क्या है, ढाल, और क्या कह रहा है कि दूरी समय वक्र की ढाल किसको निरूपित करती है रे, चाल को। तो चाल कितनी आ गई, √3। कितनी आ गई रे, √3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये अपने आज के सबके सब क्वेश्चन 34 ही जाए, ठीक है। कैसे लगे रे, कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि अच्छा है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको करो शेयर, टेलीग्राम चैनल को करो ज्वाइन। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी की पूरी क्लासेस ले ली। अगर कोई नया जुड़ा है, अगर वो बायोलॉजी देखना चाहता है तो वहां जाके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अलग अलग देख सकता है। MCQ की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।